हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हम लोग अपनी एनसीईआरटी क्लास 11 की इकोनॉमिक सीरीज़ को देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग क्लास 12 में आते हैं। क्लास 12 में भी दो पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहले हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम शुरू करते हैं डिस्कस करना। तो इसमें सबसे पहले हम एक सिंपल इकोनॉमी की बात करेंगे। सिंपल इकोनॉमी में मान लीजिए एक सोसाइटी है जहाँ पे लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज यानी ऐसे बहुत सारे सामान और सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है एवरीडे लाइफ में। फूड हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, रहने की जगह हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें हो सकती हैं, पोस्ट वगैरह करना हो सकता है, इंटरनेट होता है। इस तरह की कई सारी फैसिलिटीज़, डॉक्टर्स चाहिए, टीचर्स चाहिए, ठीक है। लेकिन हर पर्सन हर चीज़ ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, यानी हर पर्सन के पास हर चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि जो गुड्स एंड सर्विसेज की लिस्ट है बहुत लंबी है, अराउंड इनफाइनाइट आप समझ लीजिए। तो हर पर्सन के पास हर गुड्स एंड सर्विसेज मिले ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अब अगर बात करी जाए तो हर इंडिविजुअल के पास सम अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक है। तो वो सिर्फ कुछ ही गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकता है। एक फैमिली फार्म में ओन अ प्लॉट ऑफ लैंड, सम ग्रेन्स, फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स, मे बी अ फेयर ऑफ बलक्स एंड ऑल्सो द लेबर सर्विसेज ऑफ द फैमिली मेंबर्स। अ वीवर में हैव सम यार्न, सम कॉटन एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर वीविंग क्लॉथ, ठीक है। यानी हर एक इंडिविजुअल की हम बात करें उसके पास कुछ ही गुड्स हो सकते हैं। अब वो गुड्स में सिर्फ कुछ ज़रूरी ही चीज़ें ले सकता है। तो वो ज़रूरी चीज़ें वही होंगी जो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पर होंगी, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होंगी, ठीक है। तो ये सब जो हमने देखा, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ये सब जो डिसीजन मेकिंग यूनिट्स होती हैं, ये जो डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कितना प्रोडक्ट खरीदना है, ये या तो कुछ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज यूज़ करके, और कुछ पार्ट एंड यूज पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस टू ऑब्टेन द मैनी अदर गुड्स एंड सर्विसेज विच इट नीड्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई फार्मर है, वो फार्मर क्या कर रहा है, गेहूँ उगा रहा है। तो उस गेहूं में से कुछ हिस्सा तो वो आपका अपने घर के कंजप्शन के लिए रख लेगा कि खुद क्या खाएगा। उसके बाद जो एक्सेस है वो मार्केट में बेच देगा। अब बेच देगा या फिर उसके बदले में वो अपनी ज़रूरत की सामान लेगा। अब जैसे मान लीजिए उसको अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, तो उसने क्या करा, गेहूं के एक्सचेंज में अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए उसको कपड़े चाहिए, तो उस एक्सेस गेहूं के चक्कर में उसने कुछ कपड़े खरीदे। अब ये जो एक्सचेंज हो रहा है आपका, ठीक है, ये आपका जो एक्सचेंज हो रहा है, जैसे पहले मान लीजिए ये उसके पास वीट है और उसको चाहिए कपड़े, क्लॉथ्स। अब ये इसने क्या करा, वीट्स के एक्सचेंज में क्लॉथ्स लिए। तो इसको हम पहले कहते थे बार्टर सिस्टम, यानी आप गए, आपके पास जो है आपने उसके बदले में कुछ और ले लिया। लेकिन बार्टर सिस्टम में एक खामी थी, एक गड़बड़ ये थी कि अब मान लीजिए आप जिससे कपड़े लेने गए हैं और उसे वीट की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो ज़बरदस्ती आपसे वीट नहीं लेगा, और जब वीट नहीं लेगा तो आपको कपड़े भी नहीं देगा। तो इस तरह की परेशानियों को दूर करने के लिए सबसे पहले तो आप देखेंगे एंशियंट टाइम्स में टोकन सिस्टम आया। फिर वो टोकन सिस्टम इवॉल्व होते होते आज बन गया है मनी, ठीक है। यानी आपने क्या करा, जिस पर्सन को गेहूं की ज़रूरत है उसको आपने गेहूं दे दिया और उससे ले लिया मनी। अब इस मनी से आप कपड़े भी खरीद सकते हैं और डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं, आप स्कूल भी जा सकते हैं, जो भी आप फैसिलिटी अवेल करना चाहें तो इस मनी का यूज़ करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो डिसीजन मेकिंग यूनिट्स हैं कैन प्रोड्यूस सम गुड्स और सर्विसेज बाय यूजिंग द रिसोर्सेज दैट इट हैज़ एंड यूज पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस टू ऑब्टेन द मैनी अदर गुड्स एंड सर्विसेज विच इट नीड्स। अब इसके आगे देखते हैं। अब मान लीजिए कोई भी जो पर्सन है जो वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी प्रोड्यूस करने की भी एक लिमिट है।
अब मान लीजिए एक नॉर्मल सा किसान है, वो जितना बीट प्रोड्यूस कर रहा है उससे उसकी मैक्सिमम इनकम हो सकती है 10,000 रुपये। ठीक है, अब 10,000 रुपये में वो पर्सन क्या खरीद सकता है? कपड़े खरीद सकता है, अपने लिए और ज़रूरत की खाने की चीज़ें ले सकता है। लेकिन अब आप उससे कहें कि 10,000 में जाके वो BMW खरीद ले, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो कुछ इसी तरह की चीज़ें हैं कि फैमिली इज़ फोर्स्ड फैमिली इज़ फोर्स्ड टू मेक अ चॉइस बिटवीन द डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज डेट आर अवेलेबल। यानी जितना वो प्रोड्यूस कर रहा है, जितनी वो सर्विस दे सकता है, उसकी भी एक लिमिट है। तो उस लिमिट के अंदर उसको अपने जो पसंद के गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसमें भी अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा कि वो किस हद तक उन सर्विसेज को अवेल कर सकता है। यानी जितनी भी सर्विसेज हैं, इसकी रिसोर्सेज हैं, इनकी कहीं ना कहीं कमी है। everyone faces scarcity of resources and everyone faces scarcity of resources and therefore has to use the limited resources in the best possible way to fulfill her needs। यानी हर कोई जो है आपको जो रिसोर्सेज की कमी को फेस करता है, इसलिए उसको अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करना होता है। अगर जनरल हम बात करें, एवरी इंडिविजुअल in a society is engaged in the production of some goods or services and she wants a combination of many goods and services not of which are produced by her। वही वाली बात है जो हमने बात करी थी कि एक किसान है, किसान के पास गेहूं है, तो वो गेहूं तो खुद प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो उसे वो मार्केट से अवेल करनी पड़ेंगी। अब उसके लिए वो क्या करेगा, अ पार्ट ऑफ वेट वो मार्केट में ले जाके बेचेगा और उसके एक्सचेंज में वो अदर सर्विसेज को अवेल कर रहा है। ठीक है, अदर सर्विसेज को ले पा रहा है। पूरे चैप्टर में घूम फिर के ये पूरे सेक्शन में आपको यही मिलेगा। देयर हैज़ टू बी सम compatibility बिटवीन व्हाट पीपल इन सोसाइटी कलेक्टिवली वांट टू हैव एंड वांट टू व्हाट दे प्रोड्यूस। यानी अब सोसाइटी में एक कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, यानी एक तरीके का समझौता टाइप का होना चाहिए, एक तरीके की समझ होनी चाहिए कि सोसाइटी कुल मिला के चाहती क्या है और वो प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं। यानी कि अगर एक सोसाइटी है, अब मान लीजिए अब एक सोसाइटी में रहने के लिए आपको घर शेल्टर चाहिए, घर चाहिए, आपको कपड़े चाहिए, आपको फूड चाहिए, आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो ऐसे लोग होने चाहिए जो इंडिविजुअली आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करें। यानी कोई आपको फूड प्रोवाइड करे, कोई ट्रैवल करे, कोई शेल्टर करे, कोई क्लोथिंग प्रोवाइड करे, ताकि ये सब लोग एक दूसरे के काम आ सकें और फिर आपस में मिलकर डिसाइड कर सकें कि अगर घर चाहिए तो आपको कितने लोगों के लिए घर चाहिए या सोसाइटी में कितने लोगों को घर चाहिए, ताकि उस हिसाब से ये बंदा जो शेल्टरिंग का काम कर रहा है, यानी एक तरीके से रियल एस्टेट का काम कर रहा है, वो डिसाइड कर सके कि उसे कितने घर बनाने हैं। तो एक तरीके की कॉम्पैटिबिलिटी होनी चाहिए। मान लीजिए उसने घर बना दिए 1000 बट बिके सिर्फ उसके 100 घर, तो ये कॉम्पैटिबिलिटी ख़राब है, क्योंकि अगर 100 की डिमांड थी तो उसे 100 ही बनाने चाहिए थे, 1000 नहीं बनाने चाहिए थे। 900 घर तो उसके बेकार जाएंगे, तो जो उसने उन 900 घर में जो इन्वेस्ट करा है वो रुपया बेकार हो जाएगा। तो कुछ इस तरह की ही बात कहना चाह रहे हैं ये लोग। एनी allocation of resources of the society would result in the production of a particular combination of different goods and services। अब सोसाइटी की अगर हम बात करें तो उसमें जो रिसोर्सेज का एलोकेशन होता है, यानी जो रिसोर्सेज का बंटवारा होता है, ठीक है, वुड रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ए पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। यानी जिस तरह से डिमांड होती है, अब सोसाइटी में जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होगी तो प्रोडक्शन भी उस चीज़ का होगा। अब मान लीजिए ये एक सोसाइटी है, इसको फॉर एग्ज़ाम्पल ये कहते हैं कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये सोसाइटी है, अगर ये कह दें कि वी आर ए वेजिटेरियन सोसाइटी,
नॉनवेज हम प्रेफर नहीं करते हैं। तो जो नॉनवेज का मार्केट होगा वो यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करेगा क्योंकि उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो वही कहने का मतलब है कि कोई भी जो रिसोर्सेज हैं सोसाइटी में वही डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ ए पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, यानी सोसाइटी में क्या क्या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे वो डिपेंड करेगा कि डिमांड क्या है, यानी डिमांड पे ही प्रोडक्शन डिपेंड कर रहा है। कुल मिला के कहने का इतना इतना मतलब है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रोडक्शन, exchange and consumption of goods and services are among the basic economic activities of life. अब जो प्रोडक्शन है यानी जो आपने प्रोड्यूस करा, और जो एक्सचेंज है, आपने मान लीजिए वीट प्रोड्यूस करा, आप कपड़े जो क्लोथिंग वाला काम करता है उसके पास आप गए, उसने एक्सचेंज करा। और जो कंजप्शन है, एक हिस्सा आपने कंज्यूम करा वीट का। तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज, प्रोडक्शन, कंजप्शन है, यही सब मिला के एक बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बना देती हैं लाइफ की। और इन बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एवरेज सोसाइटी हैज़ टू फेस स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड दैट इट इज़ द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज दैट गिव्स राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यानी अब ये जो वीट बेच रहा है आदमी, अब ये सिर्फ 10,000 रुपये कमा रहा है, ठीक है। अब 10,000 रुपये में तो ये बस एक साइकिल प्रिफर कर पाएगा, BMW तो नहीं ले पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है ये आपकी किसको राइज दे रहे हैं? चॉइस की प्रॉब्लम को। यानी अब इस पर्सन को चूज करना पड़ेगा साइकिल और BMW में, तो वो पर्सन साइकिल चूज करेगा। द स्कैर्स रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी have competing usage. In other words, every society has to decide on how to use its scarce resources. The problems of an economy are very often summarized as follows. यानी जो अब ये कमी है स्कार्स की, कि मान लीजिए कि अब जो फार्मर है वो तो BMW नहीं खरीद पाएगा, तो एक जो BMW का मैन्युफैक्चरर है, तो अब इसको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि फार्मर के लिए प्रोड्यूस करनी है या नहीं करनी है। तो इस केस में तो वो भी जानता है कि जब फार्मर के लिए डिमांड नहीं है BMW की, तो वो फार्मर के लिए प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं घूम फिर के डिमांड और प्रोडक्शन का खेल है। डिमांड बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब 3 क्वेश्चंस पे ये चीज़ आधारित है। व्हाट इज प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। हर सोसाइटी को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ऑन हाउ मच ऑफ द मैनी ऑफ द पॉसिबल गुड्स एंड सर्विसेज इट विल प्रोड्यूस। यानी ये कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा, ये हर सोसाइटी को डिसाइड करना पड़ेगा कि फूड ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, क्लोथिंग करनी है, हाउसिंग करनी है, या फिर लग्जरी गुड्स करने हैं। एग्रीकल्चरल गुड्स ज़्यादा होने चाहिए या फिर इंडस्ट्रियल गुड्स सर्विसेज ज़्यादा होने चाहिए। रिसोर्सेज एजुकेशन में ज़्यादा, एजुकेशन और हेल्थ में ज़्यादा खर्च होने चाहिए या फिर बिल्डिंग मिलिट्री सर्विसेज। तो ये हर एक सोसाइटी मिलकर डिसाइड करेगी ना कि उसे अपना जो रिसोर्सेज है उनको खर्चा कहाँ करना है, वेदर टू हैव मोर ऑफ कंजप्शन गुड्स और टू हैव इन्वेस्टमेंट गुड्स। यानी आपको खाना ज़्यादा है या लगाना ज़्यादा है। यानी कि आपको मान लीजिए 10,000 रुपये मिल रहे हैं, या तो आप 10,000 रुपये गए मस्त से किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में, किसी बढ़िया मॉल में आपने सारा रुपया उड़ा दिया, तो वो तो हो गया आपका कंजम्पशन नेचर, आप कंज्यूम कर रहे हैं सारा अमाउंट। और एक हो गया आपने 10,000 रुपये में से 5,000 को म्यूचुअल फंड्स में या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो हो गई आपकी इन्वेस्टमेंट की अप्रोच। तो ये सोसाइटी पे इसी तरह से डिपेंड करता है कि वो करना क्या चाहते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसी हिसाब से उनको सर्विसेज मिलेंगी, कंजप्शन ज़्यादा करना चाहते हैं तो कंजप्शन के हिसाब से मिलेंगी। अब मान लीजिए किसी सोसाइटी में लोग खर्चा ज़्यादा करते हैं, तो फिर उनके आसपास मॉल्स बनेंगे, ठीक है, रेस्टोरेंट्स ज़्यादा बनेंगे। और मान लीजिए वो लोग इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं तो आसपास बैंकिंग सर्विसेज ज़्यादा होंगी, और आपके जो प्राइवेट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, म्यूचुअल फंड वगैरह, ये लोग अपने ऑफिस ज़्यादा खोलेंगे। तो इस हिसाब से डिसाइड होता है व्हाट इज़ प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज़।
ये सब काम किसका होता है? ये एक आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का काम होता है। फिर इसके बाद मैथमेटिकल इनकी कैलकुलेशंस होती हैं, जो आपके बिजनेसमैन होती हैं वो उनका काम होता है कि डिसाइड करना कि कहाँ पर कितना प्रोड्यूस करना है डिपेंडिंग ऑन द डिमांड। उस पार्ट में हम लोग नहीं जाएंगे। नेक्स्ट इज हाउ आर दिस गुड्स प्रोड्यूस। अब इनको प्रोड्यूस करने का आपका तरीका क्या रहेगा? या तो आप ज़्यादा लेबर यूज़ करेंगे या मशीन यूज़ करेंगे, ये सोसाइटी को डिसाइड करना है। फॉर होम आर दीज गुड्स प्रोड्यूस। अब ये गुड्स आप प्रोड्यूस किसके लिए कर रहे हैं? हु गेट्स हाउ मच ऑफ द गुड्स दैट आर एक मिनट। Who gets how much of the goods that are produced in the economy? How should the produce of the economy be distributed among the individuals in the economy? यानी कि जो आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको डिसाइड किस तरह से करना है कि मान लीजिए यहाँ अगर 10 लोग रह रहे हैं तो और आपने 5 टॉफ़ीज़ प्रोड्यूस करें, तो ये 5 टॉफ़ी आप कैसे बांटेंगे? क्या आधी आधी टॉफ़ी सबको बांटेंगे, या फिर एक 5 लोगों को 5 दे देंगे, 5 को कुछ नहीं देंगे, या फिर एक ही पर्सन को पाँचों टॉफ़ी दे देंगे? तो ये को डिवीज़न कैसे करना, हु गेट्स मोर एंड हु गेट्स लेस, वेदर और नॉट टू एंश्योर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ कंजप्शन फॉर एवरीवन इन द इकोनॉमी। क्या ये एंश्योर करना है कि सभी को मिनिमम कुछ ना कुछ मिले? क्या ये एंश्योर करना है कि सभी को एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन और बेसिक हेल्थ सर्विसेज मिले? ठीक है, तो इस तरह की हर इकोनॉमी में रिसोर्सेज को एलोकेट करने की प्रॉब्लम होती है। यानी हमारे पास, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को फ्री एजुकेशन दे पाएँ या फिर अच्छी एजुकेशन सर्विसेज दे पाएँ। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट प्रेफर करती है कि जो लोएस्ट तबका हो उसको हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा पाएँ, क्योंकि दे आर द मोस्ट इन नीड, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो यही सब जो डिसीज़न होता है कि गरीबों को देना है या फिर जो सबसे ज़्यादा प्राइस पे करे। एक तरीका तो ये भी हो सकता है कि मान लीजिए आपने एजुकेशन का प्राइस रख दिया 1 लाख फीस। अब जो 1 लाख फीस दे वो एडमिशन ले, जो ना दे पाए वो ना ले। हालांकि गवर्नमेंट को पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एथिकली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इससे हमारा पुअर क्लास डिप्राइव हो जाएगा, वो इन सब फैसिलिटीज़ को अवेल नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं, लेकिन एक ये तरीका तो हो सकता है। तो ये सब तरीके हैं कि किस तरह से जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उनको हम स्प्रेड करें। या तो हम सिर्फ जो पे कर सकते हैं उनको दें, या फिर हम अगर एथिकली करेक्ट हैं या फिर हम प्रो पुअर पॉलिसीज़ बनाते हैं तो पुअर को प्रेफरेंस दें। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। हाउ आर द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट इज ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, एक एग्जाम्पल है, इसको आप खुद से करके देखिएगा। नेक्स्ट हम आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो उसमें हम बात करते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में आपका होता है कि एक मेन सेंटर होता है, एक इंडिविजुअल होता है, वही सारी पॉलिसीज़ को डिसाइड करेगा। ठीक है, पूरी कंट्री में क्या पॉलिसी होगी। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट होगी, एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी, वो प्लान करेगी जितनी भी इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ होंगी इकोनॉमी की, और जितनी भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होंगे रिगार्डिंग प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो कौन लेगा? गवर्नमेंट लेगी। अब सेंट्रल अथॉरिटी may try to achieve a particular allocation of resources and a consequent distribution of the final combination of goods and services which is thought to be desirable for society as a whole। यानी अब ये सेंट्रल अथॉरिटी के पास पावर रहेगी कि वो डिसाइड करे कि उन्हें सोसाइटी में कितने प्रोडक्शन रिसोर्सेज प्रोड्यूस करने हैं, क्या कॉम्बिनेशन रखना है, इस तरह की चीज़ें। अब वहाँ पे मार्केट डिसाइड नहीं कर रही कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है क्या नहीं। अगर उन्होंने बिजनेसमैन के पास लिमिट लगा दी कि आप साल में 100 से ज़्यादा कार प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो वो नहीं कर पाएंगे। अब हो सकता है कि
डिमांड 100 से ज़्यादा की हो, या फिर ये भी हो सकती कि 100 से कम की हो। तो उस केस में जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट फेस करेगी, बट फाइनल डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा। और वहीं पे मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, मार्केट इकोनॉमी में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो मार्केट से ऑर्गेनाइज होती हैं। यानी मार्केट पे डिपेंड कर रहा है कि अगर मार्केट में डिमांड है, मार्केट में ज़रूरत है तो प्रोडक्शन होगा, और मार्केट में प्रोडक्शन ज़रूरत नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं होगा। जैसे कि मार्केट एज स्टडीड इन इकोनॉमिक्स, मार्केट है क्या, एक इंस्टीट्यूशन है विच ऑर्गेनाइजेज द फ्री इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स परस्यूइंग देयर रेस्पेक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, यानी एक इंडिविजुअल है और एक आपका प्रोड्यूसर है किसी सर्विस का, उन दोनों के बीच में एक मीडियम है, उस मीडियम को हम कहते हैं मार्केट। मार्केट का मतलब ये नहीं है कि एक फिजिकल एक दुकान होगी जहाँ पे एक बायर होगा एक सेलर होगा, इस तरह से नहीं, ज़रूरी नहीं है। मार्केट आपको कुछ भी हो सकता है, एक ज़रिया है इन सर्विसेज को एक्सचेंज को अवेल करने का, उसी को हम मार्केट कहेंगे। क्योंकि अगर मार्केट हो सकता है आपका इंटरनेट पे भी हो, आप इंटरनेट से जो मंगाते हैं तो आप उसके लिए तो कहीं नहीं जा रहे ना। यानी एक तरीके का एक्सचेंज मीडियम, बायर बायर और सेलर, इनके बीच में जो एक्सचेंज मीडियम होता है, एक इंस्टीट्यूशन होती है जो एक्सचेंज का काम करती है, उसे हम क्या कहते हैं, मार्केट। तो मार्केट पे डिपेंड करके अब मार्केट स्टडी करेगा कि किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं है, किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है। अगर मार्केट ने कहा कि 150 कार्स प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है तो जो सेलर है वो 150 प्रोड्यूस करेगा। और मान लीजिए अगर डिमांड कम हो गई, कंजम्पशन कम हो गई, तो आपका क्या कहते हैं, जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगा। अभी हमारी कंट्री की सबसे बड़ी जो इकोनॉमिक स्लोडाउन में इशू है, तो यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि लोगों के हाथों में पैसा नहीं है, लोगों का कंजम्पशन कम हो गया। कंजम्पशन कम होने से मार्केट में जो कंपनीज में डिमांड आती थी वो कम हो गई, खास तौर से ऑटो सेक्टर में डिमांड कम होने से कंपनीज ने अपनी प्रोडक्शन भी घटा दी। अब प्रोडक्शन घटा देंगे तो अब प्रोडक्शन इज डायरेक्टली लिंक टू जीडीपी, जीडीपी भी हमारी घटेगी, जीडीपी घटेगी तो ये हमारी इकोनॉमी में बहुत ही एडवर्स इम्पैक्ट डालता है। खैर वो आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे, बस एक थोड़ा आइडिया देना चाह रहा था हाउ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री वर्क्स। इकोनॉमी में सबसे बड़ी बात है कि हर चीज़ एक दूसरे से लिंक है, तो आपका फोकस यही होना चाहिए कि चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करके चले। जितना बेहतर आप कनेक्ट कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको इकोनॉमिक्स में मज़ा आने वाला है। तो कुल मिला के मार्केट इकोनॉमी में इतना ही था। अब मार्केट सिस्टम में जितने भी गुड्स और सर्विसेज होते हैं उनका एक प्राइस होता है जिस पर उसका एक्सचेंज होता है। मान लीजिए अगर BMW का प्राइस है 1 करोड़, तो आपको 1 करोड़ पे करना पड़ेगा तब जाके आपको BMW मिलेगी। अगर डिमांड ज़्यादा हो जाए तो प्राइस जो होगा बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए ज़्यादा लोग डिमांड करने लगे तो वो उसका प्राइस हो सकता कर दें 2 करोड़, 3 करोड़, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड। यानी कि एक चीज़ यहाँ से हमें समझना है, डिमांड अगर बढ़ी तो प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर अभी बात करी जाए तो हमारा जो पेट्रोल है उसकी डिमांड क्या हो गई है, पेट्रोल की डिमांड कम हो गई है। अगर हम अभी बात करें तो हमारी पेट्रोल की डिमांड कम हो गई है। तो जो हम फॉरेन कंट्रीज से, गल्फ कंट्रीज से क्रूड ऑयल मंगाते थे वो भी कम मंगा रहे हैं। यानी अब उनको पता चला है कि हम जो मंगा रहे हैं क्रूड ऑयल वो कम मंगा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, उसका जो प्राइस है घटा देंगे। क्या करेंगे, प्राइस घटा देंगे। इसीलिए तो आप देख सकते हैं इस टाइम जो ऑयल का जो प्राइस है बहुत ही लो हो गया है, इवन नेगेटिव तक गया है। उसका रीज़न यही है क्योंकि डिमांड कम हो गई है। जैसे जैसे डिमांड कम होगी वैसे वैसे प्राइस भी घटेगा, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे प्राइस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये एक डिमांड और प्राइस का कंपैरिजन होता है जो याद रखना है। तो अगर रियलिटी की बात करें तो हम लोग ना ही सेंट्रल इकोनॉमी को पूरी तरह
फॉलो करते हैं, ना ही मार्केट इकोनॉमी को। जो हम लोग प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं वो तो होता है मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है, सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि ऐसा सिस्टम जहाँ पे गवर्नमेंट भी कुछ हिस्सा ओन करती है और जहाँ पर कुछ हिस्सा बाकी का हिस्सा मार्केट ओन करती है। जैसे कि इंडिया में हम बात करें तो रेलवेज हो गया, ठीक है, न्यूक्लियर सेक्टर हो गया, तो ये सब चीज़ें तो आपका गवर्नमेंट ओन कर रही है, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का रोल नहीं है। और वहीं पर जैसे टेलीकॉम हो गया, फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन हो गया, और भी फुटवेयर, टेक्सटाइल्स, इन सब में प्राइवेट सेक्टर अलाउड है। तो यही एक मिक्स इकोनॉमी होता है, कुछ हिस्सा गवर्नमेंट संभालेगी, कुछ हिस्सा प्राइवेट। इसके बाद अगला पार्ट आता है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसमें बस इतना समझना है, जो पॉजिटिव इकोनॉमी होती है वो होती है आपकी काइंड ऑफ, कह सकते हैं फैक्चुअल होती है, यानी ये फैक्ट्स पे बेस्ड होती है। अगर इन ये नहीं सोचते हैं प्रैक्टिकली क्या सही डिसीजन होगा। पॉजिटिव इकोनॉमी में बस वो इतना देखते हैं कि फैक्ट के बेस पे, यानी डिपेंडिंग ऑन द सर्विस, डिपेंडिंग ऑन द कैलकुलेशन, व्हाट इज़ द करेक्ट डिसीजन। वहीं पे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट पे बेस्ड नहीं होती है, ओपिनियन पे बेस्ड होती है, एक इंडिविजुअलिटी पे बेस्ड होती है। यानी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आप देखते हैं कि एथिकली क्या करेक्ट होगा या प्रैक्टिकली क्या करेक्ट होगा। हमेशा तो मैथ्स के हिसाब से हम अपने डेली लाइफ डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस होता है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये लास्ट पार्ट है, सिंपल सा डिफरेंस है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक इंडिविजुअल के बेसिस पे बात करते हैं। वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स इन द मार्केट फॉर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्राई टू फिगर आउट हाउ प्राइसेस एंड क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिटरमाइंड थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स इन दीज मार्केट्स। यानी हम क्या कर रहे हैं, अगर एक पूरा मार्केट का सिस्टम है, उसमें कुछ इंडिविजुअल्स हैं, उनका अपना अपना अलग अलग कंट्रीब्यूशन है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक इंडिविजुअल की बात करेंगे, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एज ए होल पूरी इकोनॉमिक्स की, कि पूरा एक एग्रीगेटर, कि ये सारे इंडिविजुअल्स को मिला दो तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो बन जाता है आपका मैक्रो, ठीक है। मैक्रो इज़ ए बिगर टर्म देन माइक्रो। तो वही लिखा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द अदर हैंड वी ट्राई टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल by focusing our attention on aggregate measures such as total output, employment and aggregate price level. So that was the difference between micro and macro economics. अब इस बुक में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। द बुक इज मेंट टू इंट्रोड्यूस यू टू द बेसिक आइडियाज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे इस बुक में। तो इंडिविजुअल जो कंज्यूमर्स हैं और जो सिंगल कॉमोडिटी के प्रोड्यूसर्स हैं, उनको हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सो दैट वाज द पार्ट ऑफ द चैप्टर 1। इफ़ यू लाइक द लेक्चर, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।